क्लास 12 बायोलॉजी में महामैराथन क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझाएंगे। और ये सभी प्रश्न पूरी किताब से चुने हुए हैं, यानी पूरी किताब से चुने हुए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। चलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए पहले पार्ट के यानी पहले चैप्टर के क्वेश्चन है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कितने केंद्रकीय होता है। जो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है, एम्ब्रियो सैक है, ये कितने केंद्रकीय होता है कहा गया है। तो देखिए पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है या एम्ब्रियो सैक होता है, ये 8 केंद्रकीय होता है, 8 केंद्रकीय। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 240 पराग कणों के निर्माण में कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। अब देखिए 240 पराग कण दिए गए हैं, ये क्या है, पराग कण हैं, और मात्र कोशिका को पूछा गया है, मात्र कोशिकाएं कितनी इसमें हैं पूछा गया है। तो एक मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है। अब इसको 4 से भाग दे दीजिए, 240 भागे तो 4 छंग 24, 0 न जाने 0, 60 आएगा। इस तरह से ये 60 पराग मात्र कोशिकाओं का। अब यहाँ पर अगर कोई दूसरी संख्या होती और पराग कण के निर्माण में कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है ये पूछा जाता, तब भी आप उसको 4 से भाग दे देते। फिर अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की, तो A.G. नवासिन ने द्विनिषेचन की खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, रात्र में खिलने वाले पुष्प प्रायः श्वेत रंग के यानी सफेद रंग के, व्हाइट कलर के तथा सुगंध वाले होते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए जो रात होती है अंधेरी यानी काली होती है और काले पर सफेद ही दिखता है। तो रात्र में कीटों को आकर्षित करने का कार्य सुगंध करती है, और श्वेत रंग के पुष्प रात्र में चंद्रमा के प्रकाश में भी चमकते भी दिखाई देते हैं। यानी रात्र के समय श्वेत रंग के पुष्प आसानी से दिखाई देते हैं, और जो सुगंध है इस सुगंध को सूंघकर वहां पर कीट पहुंच जाते हैं। फिर अगला है, भ्रूणकोश विकास के लिए सही क्रम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भ्रूणकोश के विकास का सही क्रम बताना है। तो देखिए सही क्रम होगा आर्कियोस्पोरियम, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु और भ्रूणकोश, ये सही क्रम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसको भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। तो प्रोफेसर पी महेश्वरी को, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निमिलता को परिभाषित कीजिए। निमिलता क्या है। तो देखिए निमिलता को क्लिस्टोगैमी कहा जाता है अंग्रेजी में। क्लिस्टोगैमी कुछ ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं, और इन पुष्पों को निमिलित पुष्प कहते हैं। ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं उन्हें ही क्लिस्टोगैमी कहा जाता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहा जाता है। और इन पुष्पों को क्या कहते हैं, निमिलित पुष्प कहते हैं। इनमें स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जैसे मूंगफली है, खट्टी बूटी है, कनकौवा है, गुलमेहंदी है, ये क्लिस्टोगैमी के उदाहरण होते हैं। फिर अगला है, भ्रूणकोश का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। जो भ्रूणपोष है, इस भ्रूणपोष का विकास या एम्ब्रियो का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन के फलस्वरूप। द्विनिषेचन और त्रिसंलयन क्रिया होती है, तब जाकर के भ्रूणपोष का निर्माण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण कैसे होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 2015 और 2022 में पूछा गया है। तो भ्रूणकोश के दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक मध्य में आकर परस्पर संलयन करके द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाता है। द्विगुणित और द्वितीयक केंद्रक तथा नर युग्मक के मिलने से त्रिसंलयन हो जाता है। ये क्रिया मैंने कई बार आपको समझाई है। फलस्वरूप त्रिगुणित भ्रूणकोश केंद्रक बनता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 3x होती है। यानी भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, और उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी, तो 3x होती है। और भ्रूणपोष केंद्रक से पोषक ऊतक भ्रूणपोष बनाता है या एंडोस्पर्म बनाता है।
फिर अगला क्वेश्चन है, जरायुजी अंकुरण किस पौधे में पाया जाता है? जरायुजी अंकुरण तो राइजोफोरा या मैंग्रोव पौधे में पाया जाता है। राइजोफोरा जो है यानी मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं उनमें जरायुजी अंकुरण पाया जाता है। अब जरायुजी अंकुरण है क्या, अगर प्रश्न पूछा जाए तो जब फल के अंदर ही अंकुरित हो जाए बीज तो उसे ही जरायुजी अंकुरण कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव पौधों में जरायुता एक विशिष्ट अनुकूलन है, स्पष्ट कीजिए। जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं इसमें जरायुता एक विशिष्ट अनुकूलन होती है, इसे स्पष्ट करना है। तो देखिए, मैंग्रोव पौधे समुद्र के किनारे दलदल में उगते हैं। जितने भी मैंग्रोव पौधे होते हैं जैसे राइजोफोरा है तो ये दलदल में उगता है और इन पौधों में बीज का अंकुरण फल के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे पौधे जिनमें बीज का अंकुरण फल के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है उन्हें जरायुजी पौधे कहा जाता है, जरायुजी अंकुरण होता है। और जब फल पौधे पर लगे होते हैं, जब अंकुरण के फलस्वरूप विकसित हाइपोकोटाइल मुग्दर नुमा हो जाता है तो नवोद्भिद मात्र पौधे से पृथक होकर दलदल में स्थापित हो जाता है, यानी वो गिर जाता है नीचे और धंस जाता है। इस विशिष्टता को जरायुता कहा जाता है। तो जरायुता आप समझ गए, ऐसे पौधे जिनमें पेड़ में लगे लगे ही फल अंकुरित हो जाए और इसके बाद में वो नीचे गिरकर धंस जाए, नया पौधा विकसित हो, उसे ही जरायुता या वायवपरेशी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जौ के 100 बीज के दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? 100 बीज के दाने बनने हैं तो अर्धसूत्री विभाजन कितने आवश्यकता होगी? तो 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को और भी अच्छे तरह से आप लोग देख लेंगे। अपयुग्मन किसे कहते हैं? अपयुग्मन क्या है? तो देखिए, जब संयुग्मन भी ना हो यानी नर और मादा ना मिले और अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो फिर भी पौधे का निर्माण हो जाए, उसे है अपयुग्मन या एपोगेमी कहा जाता है। मतलब अगुणित भ्रूणपोष में अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका है या प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं आदि से भ्रूण विकसित हो जाता है तो उसे ही अपयुग्मन कहा जाता है। और इस प्रकार के भ्रूण अगुणित तथा बंध होते हैं या स्ट्राइल होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है? तो विपुंसन क्या होती है? मैंने बताया था, कोई पुष्प है और उस पुष्प में जो परागकोश होते हैं वो पके ना, जो एंथर होते हैं वो मेच्योर ना हो, पके ना, उससे पहले उनको काट दिया जाए तो उसे ही विपुंसन कहा जाता है। यानी द्विलिंगी पुष्पों की कलिका अवस्था में पराग स्फुटन से पूर्व चिमटी की सहायता से परागकोश या पुंकेसर को पृथक कर देना विपुंसन कहलाता है। और फिर निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको पराकण है, बीजाणु जनूतक है, लघु बीजाणु चतुष्क है, पराग मात्र कोशिका है, तो इसको सही विकासीय क्रम में करना है। तो सबसे पहले बीजाणु जनूतक हो जाएगा जिससे बीजाणु उत्पन्न होते हैं, फिर पराग मात्र कोशिकाएं होती हैं, फिर लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं और फिर चतुष्क से पराकण अलग हो जाते हैं और फिर नर युग्मक बन जाते हैं। फिर अगला है, सामान्य भ्रूणकोश का चित्र बनाइए। तो देखिए, इसका चित्र भी हम आपको बाद में बनाना बता देंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। परिपक्व परागकण मेच्योर पॉलन ग्रेन है, उसमें समाहित सेल्स के नाम बताना है। तो परिपक्व परागकण द्विकोशिकीय होता है, द्विकोशिकीय, और इसमें जनन कोशिका यानी जर्मिनेटिव सेल्स, वर्धी कोशिका होती हैं, 2 सेल्स होती हैं, एक तो जर्मिनेटिव सेल्स और एक तो वर्धी सेल्स। फिर दूसरा है, आभासी फलों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। आभासी फल का मतलब है असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। तो सेब है, काजू है, ये आभासी फल होते हैं। आभासी फल वह फल जो निषेचन के बिना ही बन जाते हैं, निषेचन ना हो, संयुग्मन ना हो और फल का विकास हो जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है? आभासी फल कहा जाता है, या असत्य फल कहा जाता है, या कूट फल कहा जाता है, या फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। फिर अगला है, आम के फल की अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, इस तरह से आम के फल की अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकित चित्र बढ़िया सा सुंदर सा आप बना देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में आ सकता है। अथवा कहते हैं, सरस फल के 2 लक्षण लिखिए तथा आम की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो आम की खड़ी काट यही है, चाहे अनुदैर्ध्य काट कहो चाहे खड़ी काट कहो, और 2 सरस फल के लक्षण लिख दो आप। तो पहला, एक अंडपी, बहुअंडपी या संयुक्त अंडाशय वाले होते हैं या संयुक्त अंडाशय से विकसित होते हैं और इनकी फल भित्ति मांसल और 3 परतों से भिन्नित होती है।
फिर अगला क्वेश्चन है, साइथियम पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है? साइथियम पुष्पक्रम कहा गया है तो कटोरिया अथवा साइथियम, साइथियम को क्या कहा जाता है? कटोरिया भी कहा जाता है। पुष्पक्रम यूफोर्बिया की प्रजातियों में पाया जाता है। जो यूफोर्बिया होते हैं इनकी प्रजातियों में साइथियम या कटोरिया पुष्पक्रम पाया जाता है। फिर अगला है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप बताएंगे जिन फलों का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त अन्य पुष्पीय भागों से होता है उनको आभासी फल कहते हैं। यानी अंडाशय से विकास ना हो फल का, अन्य पुष्प के भाग से हो तो उसे ही आभासी फल या फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। और जो सेब है इसका विकास पुष्पासन से होता है, यानी सेब में पुष्पासन फल का खाने योग्य भाग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण को परिभाषित कीजिए। परागण क्या है? तो देखिए पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों के स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। अब देखिए जैसे यहाँ एक पुष्प है, ये वाला एक यहाँ पुष्प है, तो चूंकि परागण दो प्रकार का होता है तो इस पुष्प के परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, और अगर पर परागण हो रहा है तो इस पुष्प के वर्तिकाग्र निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो परागण की परिभाषा होगी, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे ही परागण कहते हैं। यानी परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण है। फिर अगला क्वेश्चन है, जल परागित दो पौधों के नाम बताइए। जल के द्वारा परागित दो पौधों के नाम तो हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है, सिर्टोफिलम है। ये सब क्या होते हैं? जल के द्वारा परागित पौधे होते हैं। हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, सिर्टोफिलम। दो आभासी फलों के नाम लिखिए। आभासी फल को कूट फल भी कहा जाता है। सेब है, काजू है, नाशपाती है, ये सब क्या होते हैं? आभासी फल होते हैं जिनका विकास अंडाशय से नहीं होता है। फिर अगला है, मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बताएंगे, जब भ्रूणकोश का विकास केवल एक सक्रिय गुण बीजाणु से होता है, शेष तीन गुण बीजाणु विघटित हो जाते हैं, तो इस विकास को एक बीजाणुज मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। एक बीजाणु विकास कहा जाता है। फिर अगला है, कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम लिखिए। तो कीटों के द्वारा परागित पौधा साल्विया है। जो साल्विया है ये कीटों से परागित होता है, इंसेक्ट से परागित होता है। फिर अगला है, टेपिटम कहाँ स्थित होती है, इसका क्या कार्य है? तो देखिए जो टेपिटम है ये पुंकेसर के पराग कोश में लघु बीजाणु जो धानी होती है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है वही होती है, यानी उसके चारों ओर की भित्ति होती है, सबसे भीतरी भित्ति होती है। यानी इसकी सबसे भीतरी भित्ति किसकी? तो लघु बीजाणु धानी की। तो टेपिटम कोशिकाएं प्रायः विसंगठित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं या लघु बीजाणुओं को पोषण देती हैं। कुल मिलाकर के जो टेपिटम है ये लघु बीजाणु धानी होती है, इसके यहाँ पर पाई जाती है, इसके भीतरी परत होती है, और जो इसमें परागकण भरे रहते हैं उसको पोषण देती है, परागकणों को, बढ़ते हुए परागकणों को पोषण प्रदान करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आवृत बीजी पौधों में निषेचन के समय एक नर युग्मक भ्रूणकोश की अंडकोशिका से, बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे, एक नर युग्मक भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक की अंडकोशिका से संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है, और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है। और भ्रूणकोश में नर युग्मकों में से दो बार निषेचन होता है, इसीलिए इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। इतना लिख देंगे। और द्विनिषेचन की खोज नवासी ने की थी, आप सभी लोग जानते ही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे के परागकण में क्रोमोसोम की संख्या 21 है तो उसकी अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या बताइए। उसकी अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या बताना है। तो देखिए अंड कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 21 और युग्मनज में क्रोमोसोम की संख्या 42 होगी। अंड कोशिका में कितनी? 21, युग्मनज में 42 होगी। अब एक उदाहरण दिया गया था भाई, क्रोमोसोम में दूना हो जाएगी और युग्म अंड कोशिका में आधी रहती है, इसलिए यहाँ पर 21 होगी। चलिए अब दूसरे चैप्टर के अतुलगुदरी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए पहला है चैप्टर
चैप्टर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन की इकाइयां क्या कहलाती हैं, केवल उनके नाम लिखिए। तो नर जनन इकाई को शुक्राणु तथा मादा जनन इकाई को अंडाणु कहा जाता है। ये लैंगिक जनन इकाइयां होती हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु, ये क्या है, लैंगिक जनन की इकाइयां होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अपरा का एक प्रमुख कार्य बताइए। देखिए, जो अपरा है भ्रूण को भोजन देती है, ऑक्सीजन देती है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर भी निकलवाती है। तो अपरा का क्या कार्य हुआ, भोजन देना यानी पोषण देना, O2 देना और उत्सर्जी पदार्थों को, नाइट्रोजनस पदार्थों को बाहर निकलवाना। फिर अगला है, सर्टोली कोशिकाएं पर टिप्पणी लिखिए। जो सर्टोली कोशिकाएं पर टिप्पणी या फिर शुक्राणुओं का पोषण करने वाली कोशिकाओं का नाम बताइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वृषण की शुक्र जन नलिकाओं की जनन एपिथेलियम में जनन कोशिकाओं के मध्य स्थान पर बड़ी सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये शुक्राणुओं को पोषण देती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, इनहिबिन नामक हार्मोन का स्रावण भी करती हैं जो शुक्राणुओं को बनने को प्रेरित करता है। तो ये सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी हो जाएगी छोटी सी, चूंकि अति लघुत्तरी एक ही नंबर के आते हैं। फिर अगला है, ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है। तो देखिए, यूथीरिया अधोवर्ग के प्राणियों में रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है, जैसे कापी और मनुष्य। ऐसे दो जंतु कौन से होंगे, कापी और मनुष्य हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है। तो देखिए, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन करेगी, अपरा या कोरियन करेगी। इसमें से अपरा या कोरियन हो जाएगी। फिर अगला है, मनुष्य के वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं। जो मनुष्य के वृषण हैं ये उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर होगा, मनुष्य के वृषण के उदर गुहा से बाहर वृषण कोषों में स्थित होने के कारण इनका तापमान शरीर से तापमान से 2 से 3 डिग्री कम रहता है। ताकि ये बाहर क्यों होते हैं, ताकि इनका जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री कम रहे। किससे, तो पूरे शरीर से 2 से 3 डिग्री इनका कम रहे। इससे शुक्र जन्म में सहायता मिलती है, यानी शुक्राणुओं के बनने में सहायता मिलती है, शुक्राणु मरते नहीं हैं। फिर अगला है, मॉरुला तथा ब्लास्टुला में एक अंतर लिखिए। अब देखिए, मॉरुला कोशिकाओं से बनी एक ठोस संरचना होती है, जबकि जो ब्लास्टुला है खोखली होती है। मॉरुला कैसी है, कोशिकाओं से बनी एक ठोस संरचना है, जबकि ब्लास्टुला खोखली संरचना होती है और इसमें ब्लास्टोसील गुहा भी पाई जाती है। फिर अगला है, वृषण जालिका क्या है। वृषण जालिका, तो शुक्र जन नलिकाएं वृषण की भीतरी सतह पर नलिकाओं के एक घने जाल में खुलती हैं, इसे वृषण जालिका कहते हैं। और इससे शुक्र वाहिकाएं निकलकर इपिडिडाइमिस नलिका में खुलती हैं और इपिडिडाइमिस के अंतिम भाग से शुक्र वाहिनी निकलती है। फिर अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में डिंबाणु का निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कला का मुख्य कार्य बताइए। तो महिलाओं में डिंबाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। अब चाहे डिंबाणु कहो, चाहे अंडाणु कहो, है ना, चाहे ओवम कहो, एक ही बात है। तो डिंबाणु या अंडाणु का निषेचन कहाँ, तो फैलोपियन नलिका या ओविडक्ट या अंडवाहिनी में होता है। और निषेचन कला बन जाने के कारण अन्य शुक्राणु डिंबाणु में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही एक शुक्राणु अंदर घुसा तो यहाँ पर एक निषेचन कला बन जाती है, जिससे दूसरे शुक्राणु अंदर नहीं घुस पाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। तो उस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है या ओवल्यूशन कहा जाता है। फिर अगला है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित हार्मोन का नाम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित या स्रावित हार्मोन एंड्रोजन्स हार्मोन होते हैं और एंड्रोजन्स में मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन होता है जो नर जनन हार्मोन है। फिर अगला है, आर्तव चक्र क्या है। आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी एमसी के बारे में पूछा गया है। मादा प्राइगेट्स के अंडाशय सहायक नलिकाओं एवं हार्मोनल स्तर में होने वाले जनन चक्रिक परिवर्तन को आर्तव चक्र कहते हैं और स्त्रियों में आर्तव चक्र 28 दिन की अवधि के पश्चात दोहराया जाता है, यानी हर 28 दिन पर आता रहता है। शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। शुक्राणु जनन का मतलब शुक्राणु को बनना, यानी वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की जनन कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन तथा कायांतरण
वृषण द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। फिर अगला है वृषण के दो कार्य लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वृषण के दो कार्यों में पहला कार्य है शुक्र जन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करना और दूसरा कार्य है वृषण की अंतराली कोशिकाओं से स्रावित एंड्रोजन हार्मोन द्वितीयक गौड़ लैंगिक लक्षणों के विकास में उत्तरदायी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है अग्र पीयूष ग्रंथ द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो पहला गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स पुटिका प्रेरक हार्मोन है या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH है और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH है और तीसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन यानी PH है। तो ये अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन है। कैसे? दो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहा गया था, दो लिखेंगे, मैंने यहाँ पर 3 बताया हुआ है। फिर आगे आते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी MTP के लिए सुरक्षित अवधि क्या है? चिकित्सीय सगर्भता समापन के लिए तो 12 सप्ताह की अवधि है। फिर अगला है HIV का पूरा नाम लिखिए। H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनोडिफिशियंसी, V फॉर वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है यानी मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस या मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV का पूरा नाम होता है। फिर अगला है गिफ्ट क्या है? गिफ्ट तो दाता से अंडाणु प्राप्त करके स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया गिफ्ट कहलाती है। जो कोई दाता है अंडे को दान में देता है, उससे अंडा ले लिया जाता है और फिर स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इसे ही गिफ्ट कहा जाता है। फिर अगला है RCF से क्या तात्पर्य है? RCF किसे कहते हैं? जनन तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार कल्याण के साथ जनन स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को व्यापक आधार प्रदान किया गया है। फिर अगला है ZIFT से क्या तात्पर्य है? देखिए पात्रे निषेचन के फलस्वरूप बने 8 कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थापित करने को जिफ्ट कहा जाता है। पात्रे निषेचन के द्वारा यानी IVF के बाद बने 8 कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थापित करना जिफ्ट कहलाता है। फिर अगला है पात्रे निषेचन क्या है यानी IVF क्या है? अगर इस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं IVF पर तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए शरीर से बाहर प्रयोगशाला में अंडाणु का शुक्राणु द्वारा निषेचन पात्रे निषेचन कहलाता है। यानी मानव शरीर से बाहर निषेचन जब प्रयोगशाला में करवाया जाता है, अंडाणु और शुक्राणु को मिलाया जाता है, तो उसे ही पात्रे निषेचन कहा जाता है या IVF कहा जाता है या इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फिर अगला है IUT क्या है? तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से पात्रे निषेचन के फलस्वरूप बने 32 कोशिकीय भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित करने की तकनीक को IUT या इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर कहते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। अर्थात ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है जिसमें व्यक्तियों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य हो, तो उसे ही जनन स्वास्थ्य कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या हैं? तो हमने बहुत बार बताया है, उसको डिटेल से भी वीडियो बनाकर समझाया है कि वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी यानी नसबंदी और नलबंदी परिवार नियोजन की स्थायी विधियां होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है IVF का पूरा रूप लिखिए। देखिए IVF पात्रे निषेचन होता है यानी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन लिखना है आपको। IVF का पूरा नाम लिखना है तो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। IUD का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए अंतः गर्भाशय युक्ति यानी IUD इंट्रायूटेरिन डिवाइस हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है शुक्रवाहिनी उच्छेदन या वैसेक्टोमी पर टिप्पणी लिखिए। वैसेक्टोमी यानी नसबंदी पर टिप्पणी लिखना है, चाहे इसको शुक्रवाहिनी उच्छेदन कहो। तो पुरुषों में बंधीकरण के लिए वृषण कोष के समीप एक छोटा सा ऑपरेशन करके शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इससे शुक्राणु बेर में नहीं पहुंच पाते हैं। इस शल्य चिकित्सा को वैसेक्टोमी कहा जाता है। तो यहाँ जो शुक्रवाहिनियां होती हैं दोनों तरफ, इनको काट कर बांध देते हैं, इसे ही वैसेक्टोमी या नसबंदी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरी क्वेश्चन देखते हैं। पहला है मानव के बच्चे का आनुवांशिक आधार यदि XY हो तो किस प्रकार की संतान होगी? तो नर संतान अथवा पुत्र होगा।
XY है तो Y जो है ये पुत्र जन्म के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए नर संतान होगी या पुत्र होगा। फिर अगला है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता को एक एक वाक्य में स्पष्ट कीजिए। तो आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता कहा जाता है। यानी माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में पहुंचना ही आनुवांशिकता है। और संतान पूर्ण रूप से जनकों के समान नहीं होती है, पूरी तरह से जनक जैसी नहीं होती है। इसमें जो भिन्नता होती है उसे विभिन्नता या वेरिएशंस कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है लिंग संलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न 2 व्याधियों के नाम लिखिए। तो प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है। इनका संबंध लिंग गुणसूत्रों से होने के कारण इन्हें लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे मनुष्य में वर्णांधता और हिमोफीलिया लिंग संलग्न रोग होते हैं। फिर अगला है ऑटोसोमल ट्राइसोमी के 2 उदाहरण दीजिए तथा इनमें से गुणसूत्रों की संख्या एवं इनसे असामान्यताएं बताइए। तो 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम विकसित हो जाता है। इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। फिर 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण एडवर्ड सिंड्रोम विकसित हो जाता है। इनमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। और फिर अगला क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण XY गुणसूत्र के द्वारा होता है। स्त्री समयुग्म की होती है यानी XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि पुरुष विषम युग्म की होता है, उसमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। लिंग निर्धारण के लिए शुक्राणु उत्तरदायी होता है, न कि अंडाणु। फिर अगला क्वेश्चन है किस रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वग्राही होता है। ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग है जो सर्वग्राही होता है। तो AB रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वग्राही होते हैं। और फिर जो O होता है वो सर्वदाता होता है, सर्वदाता। फिर अगला है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया था। किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। अथवा इसी प्रश्न को इस तरह से पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पाइसम सटाइवम के 7 तुलनात्मक लक्षणों का चुनाव किया था। 7 जैसे पौधे की लंबाई है, जैसे लंबा था, नाटा था, बीज का रंग है, पीला है, हरा है, बीज की आकृति है, पुष्प का रंग है आदि। फिर अगला है रुधिर वर्ग O वाला पुरुष रुधिर वर्ग AB वाली स्त्री से विवाह करता है, उनकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा। तो देखिए O तथा AB रुधिर वर्ग वाले दंपति की संतान A अथवा B रक्त वाली होगी। फिर अगला है हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। ब्लीडर माने बहना, तो हीमोफीलिया में होता क्या, रक्त बहता ही रहता है। तो हीमोफीलिया रोग में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है और रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। यह रोग विरोधी ग्लोबुलिन के कारण अथवा प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है। इस रोग में रक्ताधान द्वारा शरीर में रक्त की कमी को पूरा किया जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अन्योन्यता प्रसंस्करण क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अन्योन्यता प्रसंस्करण यानी रेसिप्रोकल क्रॉस। तो मेंडल ने एक बार लंबे पौधे को नर पौधे के रूप में और बौने पौधे को मादा पौधे के रूप में प्रयोग किया। फिर इन्होंने क्या किया कि अन्योन्यता प्रसंस्करण में लंबे पौधे को मादा पौधे के रूप में और बौने पौधे को नर पौधे के रूप में प्रयोग किया, उल्टा कर दिया बिल्कुल उसके। मेंडल ने पाया कि दोनों ही स्थितियों में F1, F2 और F3 पीढ़ी के पौधों का परिणाम समान आता है, उनकी संततियां समान पैदा होती हैं। तो इसे ही अन्योन्यता प्रसंस्करण या रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाता है। फिर अगला है वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो सटन और बावेरी ने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत या क्रोमोसोम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। फिर अगला है अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में जीन रूपों एवं दृश्य रूपों का अनुपात क्या है। तो अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकर में एलीलोमार्फिक युगल मध्यम लक्षण प्रारूप अभिव्यक्त करते हैं। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण के फलस्वरूप F2 पीढ़ी में 1:2:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। जबकि सह प्रभाविता में F1 पीढ़ी के संकर किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं।
स्वनिषेचन कराने पर F2 पीढ़ी की संतति में जीन रूप तथा दृश्य रूप का अनुपात 1:2:1 का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति रेलवे ड्राइवर क्यों नियुक्त नहीं किए जाते? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वर्णांध जो व्यक्ति हैं ये लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। यह एक लिंग संलग्न सिंड्रोम है। इसकी वंशागत क्रिस क्रॉस होती है और वर्णांध व्यक्तियों को ऐसी नियुक्ति नहीं मिलती, यानी रेलवे ड्राइवर की नियुक्ति नहीं मिलती है। जहां लाल हरे रंग का प्रयोग सिग्नल के रूप में किया जाता है, क्योंकि रेलवे में क्या होता है कि लाल और हरे रंग का प्रयोग सिग्नल के रूप में करते हैं, वो जान ही नहीं पाएगा, तो उसकी नियुक्ति करने से क्या मतलब है। फिर अगला है, जीनोम पर टिप्पणी लिखिए। तो जीनोम क्या है? विभिन्न अगुणित गुणसूत्रों का एक पूर्ण समुच्चय, जो या कह लीजिए सेट, जो युग्मक द्वारा वंशागत होता है, जीनोम कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव के 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है? तो डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। फिर अगला है, मंगोलियाई जड़ता क्या है? इसकी खोज किसने की? तो 21वीं जोड़ी अलिंग गुणसूत्रों की त्रिसूत्रता के कारण डाउन सिंड्रोम प्रदर्शित होता है और इन व्यक्तियों का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, इसीलिए इसको मंगोलियाई जड़ता भी कहा जाता है। अब कैसे हो जाता है? जीभ मोटी हो जाती है, आंखें तिरछी हो जाती हैं, मस्तिष्क अल्प विकसित हो जाता है, कद छोटा हो जाता है और इनकी आयु सामान्यतः 12 से 24 वर्ष ही होती है। इसकी खोज लैंगडन डाउन ने सन 1866 में की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी समजात और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट अदलगोतरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला है, डीएनए को केंद्रक से मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो फ्रीडरिक माइसर ने केंद्रक से प्राप्त पदार्थ को न्यूक्लिन कहा था। न्यूक्लिन किसने? फ्रीडरिक माइसर ने। और इसकी अम्लीय प्रकृति के आधार पर एल्टमान ने इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा था। एल्टमान ने क्या कहा था? न्यूक्लिक अम्ल। फ्रीडरिक माइसर ने क्या कहा? न्यूक्लिन है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत है, डीएनए या जीन पर उपस्थित आनुवांशिक सूचनाएं आरएनए द्वारा प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्ति होती हैं। सूचनाओं के इसी क्रम को अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। जो जीन है या डीएनए है, डीएनए पर उपस्थित आनुवांशिक सूचनाएं आरएनए द्वारा प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। सूचनाओं के इसी क्रम को अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं, यानी डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनती है। फिर अगला है, विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए। कौन कौन से हैं? तो राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए, संदेश वाहक आरएनए यानी एमआरएनए, स्थानांतरण आरएनए यानी टीआरएनए और वायरल आरएनए यानी वायरल आरएनए। फिर अगला है, आरएनए तथा डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, असमजात डीएनए पुनर्योजन को परिभाषित कीजिए तथा स्थान परिवर्ती या जंपिंग जीन को समझाइए। जंपिंग जीन को समझाना है। तो एक जीव के डीएनए के वांछित भाग को पृथक करके दूसरे जीव के गुणसूत्र या डीएनए में समावेशित करने को असमजात डीएनए पुनर्योजन कहा जाता है या नॉन होमोलॉगस डीएनए रिकॉम्बिनेंट कहा जाता है। यह प्रक्रिया आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा प्राप्त की जाती है या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्राप्त की जाती है। सुकेंद्रकीय कोशिकाओं के डीएनए में कुछ जीन अपना स्थान बदलते हैं, इन्हें जंपिंग जीन कहा जाता है। अनुवादन से क्या तात्पर्य कहा गया है? तो एमआरएनए अणु पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को अनुवादन कहा जाता है। एमआरएनए अणु पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है तो उसे ही अनुवादन कहते हैं, यानी अनुवादन में प्रोटीन का निर्माण होता है। कह लीजिए। फिर अगला है, जीन की क्रियाशील इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीन की क्रियाशील इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं, सिस्ट्रॉन। फिर अगला है, ओपेरॉन को परिभाषित कीजिए। तो यह पास स्थित संरचनात्मक जीन एवं उससे संबंधित जीन का समूह होता है और कोशिकीय उपापचय का आनुवांशिक रूप से नियमन करता है। इस तरह से लिख सकते हैं कि ओपेरॉन बराबर नियामक जीन, प्रमोटर जीन, प्रचालक जीन और संरचनात्मक जीन होता है। फिर अगला है,
ओंकोजीन्स क्या होते हैं? ओंकोजीन्स क्या है? तो ऑन्कोजीन्स सामान्यतः कोशिकीय विभाजन एवं वृद्धि में भाग लेते हैं। कोशिकीय विभाजन यानी सेल डिवीजन और ग्रोथ में भाग लेते हैं, लेकिन उत्परिवर्तन हो जाने पर अतिशीघ्रता से अनुलेखन करते हैं, जिससे कैंसर जैसा घातक रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो ऑन्कोजीन से कैंसर जैसा घातक रोग भी उत्पन्न हो जाता है। फिर अगला है जीनोम को परिभाषित कीजिए। तो जीवधारियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के एक अगुणित समुच्चय को जीनोम कहा जाता है। जो जीवधारियों की कोशिकाएं होती हैं उसमें पाए जाने वाले गुणसूत्रों के एक अगुणित समुच्चय को, हैप्लॉइड सेट को जीनोम कहते हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जीनों के समूह को ही जीनोम कहते हैं। फिर अगला है प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोडान तथा प्रारंभन कोडान से आप क्या समझते हैं? तो ज्ञात 64 आनुवंशिक कूट में से AUG प्रारंभन कोडान होते हैं। AUG क्या है? प्रारंभिक कोडान है, और प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभ AUG प्रारंभ करता है, या AUG प्रारंभक कोडान से ही प्रारंभ होता है, और प्रोटीन का संश्लेषण का समापन करने वाले कोडान UAA, UAG, UGA होते हैं। ये समापन कोडान होते हैं। तो प्रारंभन कोडान AUG है, समापन कोडान UAA, UAG, UGA होता है। इन्हें समापन कोडान कहते हैं। फिर अगला है डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं? तो डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। फिर अगला है उन्नायक या प्रमोटर को परिभाषित कीजिए। उन्नायक क्या है? तो प्रमोटर क्या होते हैं? यह डीएनए के कुछ अनुक्रम होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, जिनसे आरएनए पॉलीमरेज बंधित होता है। यह संरचनात्मक जीन के अनुलेखन को प्रारंभ करते हैं तथा 5 प्राइम दिशा की ओर संरचनात्मक जीन से पहले स्थिर होता है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट आदि लघुत्तरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला है एलर्जी रोग का क्या कारण है? एलर्जी तो किसी पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता एलर्जी कहलाती है। प्रतिरक्षा तंत्र की जो अतिक्रियाशीलता है इसे क्या कहते हैं? एलर्जी कहा जाता है। वंशागत रोग एवं संक्रामक रोग में अंतर एक एक वाक्य में लिखिए। तो वंशागत रोग पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं, जबकि संक्रामक रोग किसी अन्य जीवधारी के संक्रमण के फलस्वरूप होते हैं, जैसे विषाणु है, जीवाणु है, कवक है आदि के द्वारा। फिर अगला है मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किसे कहा जाता है? तो लिम्फोसाइट को प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहा जाता है, लिम्फोसाइट को। रूमेटी हृदय रोग क्या है? इसका कारक का नाम लिखिए। इसके कारक का नाम लिखिए। तो रूमेटी हृदय क्या है? तो इसमें स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु संक्रमण के कारण हृदय के कपाट नष्ट हो जाते हैं, इसे ही रूमेटी हृदय कहा जाता है। और कारक क्या है? तो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है। फिर अगला है वायरल रोगों से क्या तात्पर्य है? एक ऐसे प्राणघाती वायरल रोग का नाम लिखिए जिसका पूर्ण इलाज अभी तक संभव नहीं है। तो आंसर होगा इसका विषाणु संक्रमण के कारण होने वाला रोग वायरल रोग होता है। ऐसे रोग जो विषाणुओं के द्वारा होते हैं उन्हें वायरल डिसीजेस कहा जाता है, और प्राणघातक एड्स रोग का अभी पूर्ण रूप से इलाज संभव नहीं हो पाया है। फिर अगला क्वेश्चन है साइकोट्रोपिक औषधियां क्या हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो ये दृष्टि एवं श्रवण भ्रम उत्पन्न करती हैं। जो साइकोट्रोपिक औषधियां हैं देखने में भ्रम उत्पन्न करती हैं, सुनने में भ्रम उत्पन्न करती हैं, व्यसनी को रंगीन स्वप्निल दुनिया का आभास कराती हैं। जो व्यसनी होते हैं, जिनको चरस, गांजा, अफीम आदि की लत लग जाती है, उनको व्यसनी कहा जाता है। तो व्यसनी को रंगीन स्वप्निल दुनिया का आभास कराती हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रसन्नता का झूठा आभास होता है, झूठी प्रसन्नता होती है। LSD, चरस, गांजा, हशीश आदि इसके उदाहरण हैं। फिर अगला है पेप्टिक अल्सर क्यों होता है? तो एल्कोहल की अधिकता से आंत की भित्ति में आवश्यक उत्तेजना बनी रहती है। जो आंत की आंतरिक भित्तियां होती हैं उसमें उत्तेजना बनी रहती है, इस कारण पेप्टिक अल्सर हो जाता है। नेक्स्ट, तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? इसका हृदय गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तंबाकू में निकोटिन एल्कलाइड पाया जाता है, निकोटिन नामक हानिकारक पदार्थ पाया जाता है। इसके प्रभाव से हृदय गति बढ़ जाती है। अगला है किन्हीं 2 निद्रा कारक औषधियों के नाम लिखिए। विलियम, लिब्रियम, ये निद्रा कारक औषधियां हैं, इनसे नींद आती है। फिर अगला किन्हीं 2 उत्तेजक औषधियों के नाम लिखिए। तो कैफीन और एम्फिटामिन, ये उत्तेजक औषधियां हैं। गैस्ट्राइटिस क्या है?
किस नशीले पदार्थ के सेवन से यह रोग हो जाता है? तो आमाशय के अल्सर को गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। जो आमाशय का अल्सर होता है उसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। फिर अगला है ओपिएट क्या है? या फिर कहा जाता है कि कौन सी दवाइयां नारकोटिक होती हैं, उदाहरण से समझाइए। तो ओपिएट एक नारकोटिक दर्दनाशक औषधि है, औषधि का वर्ग है कह लीजिए। इसके अंतर्गत अफीम से बने मार्फिन, कोडीन, पैथिडीन, हीरोइन आदि आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक दवाइयों के उस वर्ग का नाम लिखिए जो दर्द और तनाव को कम करता है। तो ओपिएट समूह दर्द और तनाव को कम करता है। फिर अगला है, अफीम किस प्रकार की औषधि है? तो अफीम ओपिएट प्रकार की दर्दनाशक औषधि होती है। फिर अगला है, फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी प्रश्न को पूछा जाता है कि किस पैथोजन के कारण हाथी पांव रोग हो जाता है, या पैथोजन किस संघ से संबंधित है? तो देखिए फाइलेरिया रोग वुचेरेरिया ब्रैंकेफ्टाई नामक परजीवी कृमि से होता है। वुचेरेरिया ब्रैंकेफ्टाई नामक परजीवी कृमि के द्वारा होता है और यह संघ निमेटोडा या एस्केहेलमिन्थीस का सदस्य है। इसका वाहक क्यूलेक्स मच्छर है, क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर होता है। एस्केरिस के लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं? एस्केरिस के लार्वा से वयस्क बनते समय 4 बार त्वक पतन होते हैं। अगला है, एल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम एवं उपचार का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो एल्कोहल की अत्यधिक मात्रा से श्वसन घात यानी रेस्पिरेटरी फेलियर, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, हृदयाघात, मूर्छा आदि हो सकती है। एल्कोहल के कारण एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणता आदि प्रारंभिक कुप्रभाव पड़ते हैं। अगर इसकी रोकथाम की बात की जाएगी, उपचार की बात की जाएगी, तो किशोरावस्था में अध्ययन के अतिरिक्त खेलकूद, योग, संगीत आदि गतिविधियों में प्रतिभाग के लिए प्रेरित करना चाहिए। किशोरावस्था में उत्कर्ष प्रदर्शन हेतु अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। उपचार हेतु पुनः स्थापना कार्यक्रम और मनोचिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। यदि शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए थाइमस ग्रंथि निकाल देने से प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त हो जाएगा। सीधा सीधा लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि शिशु में थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती हैं जो लसिका गांठों, प्लीहा और पैर के पैसेज में पहुंचकर परिपक्व होती हैं और शरीर के प्रतिरक्षण में मदद करती हैं। अतः थाइमस ग्रंथि को निकाल देने पर प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित होगा। फिर अगला है, टी तथा बी लिम्फोसाइट का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है? देखिए टी लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट है इनका निर्माण वयस्क में लाल अस्थिमज्जा में होता है। जो लिम्फोसाइट है लाल अस्थिमज्जा में होता है वयस्क में। कुछ लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में पहुंचकर टी में परिपक्व हो जाती हैं और अस्थिमज्जा में पहुंचकर बी में परिपक्व होते हैं। फिर अगला है, मनुष्य में आमातिसार रोग किससे उत्पन्न होता है? आमातिसार कहो चाहे अमीबिएसिस कहो, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण उत्पन्न होता है। फिर अगला है, मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम। तो आर्थोमिक्सो विषाणु, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाई। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए इस तरह से प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र बना देंगे और यही संक्रामक अवस्था होती है। फिर अगला है, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? अमीबता। इस रोग के रोगाणु एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण, अमीबता का रोगाणु क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कारक होता है और प्रायः प्रदूषित खाद्य एवं पेय पदार्थ और मक्खियों द्वारा फैलता है। मक्खियों की तरह इधर उधर से फैल जाता है। फिर एस्केरिस्ता क्या है? इस रोग के रोगाणु एस्केरिस के लार्वा युक्त अंडे का संक्रमण, संक्रमित वायु, अस्वच्छता, मृदा के संपर्क में रहने वाली कच्ची सब्जियों व दूषित जल से हो जाता है। फिर अगला है, स्टेम कोशिकाओं के कार्य लिखिए। तो स्टेम कोशिकाएं अविभेदित होती हैं, ये किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल जाती हैं। जो स्टेम सेल्स हैं ये किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में चेंज हो जाती हैं। इनका उपयोग कोशिका चिकित्सा में किया जाता है। फिर अगला है, टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है? तो टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। साल्मोनेला टाइफी। फिर अगला है, परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो एस्केरिस के कारण एस्केरिएसिस और वाउचेरेरिया के द्वारा फाइलेरिएसिस या हाथी पांव रोग या फाइलेरिया रोग हो जाता है।
फिर अगला है यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए और कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। ये हो जाएंगे 2। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकतरी प्रश्न है, मेथेनोजन क्या है? मेथेनोजन क्या है? तो ये अवायवीय जीवाणु है जो सेल्यूलोज युक्त पदार्थों का विघटन करके बायोगैस उत्पन्न करते हैं। तो अवायवीय जीवाणु होते हैं, सेल्यूलोज युक्त पदार्थों का विघटन करते हैं और बायोगैस बनाते हैं। फिर अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी या किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929 ईस्वी में की थी। यह पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। जो पेनिसिलिन है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। फिर अगला है मच्छरों तथा एफिड्स को नष्ट करने में कौन कीट सहायक है? तो ड्रैगन फ्लाई मच्छरों और एफिड्स को नष्ट करती है। फिर अगला है फॉलिकुलेशन से क्या तात्पर्य है? तो जल के उपचार में जल के घुले कोलाइडी पदार्थों को पृथक करने के लिए एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट के मिलाने से कोलाइडी कण महीन कणों के रूप में बदल जाते हैं। इन महीन कणों को फ्लॉक कहते हैं। इन्हें फिल्टर द्वारा छानकर पृथक कर लेते हैं। इस क्रिया को फ्लोकुलेशन कहा जाता है। फिर अगला है बायोगैस के घटकों के नाम लिखिए। तो बायोगैस क्या है ये भी पूछा जा सकता है। बायोगैस के घटक मीथेन है यानी CH4 है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S है, इनका मिश्रण होती है। सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी का उपयोग होता है। जो एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु है इससे सिरका बनाया जाता है। फिर अगला है राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीवी का कृषि में क्या महत्व है? तो जो राइजोबियम है ये सहजीवी जीवाणु होता है जो दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है और यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा की उर्वरता में वृद्धि करता है यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। फिर अगला है चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? तो चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस जीवाणु के द्वारा होता है। माइक्रोकोकस। नेक्स्ट है वहित मल प्रदूषण क्या है? तो मलमूत्र, घरेलू कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट आदि को व्यर्थ पदार्थों से युक्त जल को वहित मल कहा जाता है। मलमूत्र हो, घरेलू कचरा हो, कूड़ा करकट हो, औद्योगिक अपशिष्ट हो आदि सब जब जल में मिल जाते हैं तो उसे ही वहित मल कहते हैं, सीवेज कहते हैं। वहित मल में कार्बनिक पदार्थ, जैव प्रदूषक, सूक्ष्म जीव अत्यधिक मात्रा में होते हैं। वहित मल में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से कार्बनिक पदार्थों का अपघटन रुक जाता है। इसे जलीय पारतंत्र प्रदूषित होता है। फिर अगला है भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया सिम्बियोटिक सूक्ष्मजीव हैं। ये वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, जैसे नास्टाक है, एनाबीना है। अगला है दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जीवाणु ये क्या करते हैं? दूध से दही बनाते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकतरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पादित 2 व्यावसायिक उत्पादों के नाम लिखिए। तो मानो इंसुलिन और हेपेटाइटिस बी का टीका ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उत्पादित 2 व्यवसायी उत्पाद हैं, इंसुलिन और हेपेटाइटिस बी। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो यह जीव विज्ञान पर आधारित वह तकनीक है जिसका उपयोग कृषि, चिकित्सा विज्ञान आदि में किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा DNA और ऊतक संवर्धन पर आधारित प्रक्रमों का व्यवसायीकरण किया जाता है। फिर अगला है जीनी इंजीनियरिंग में उपयोग होने वाले 2 वाहकों का उल्लेख कीजिए। या इसी प्रश्न को पूछा जाता है कि किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिससे बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिका के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता हो। तो देखिए प्लाज्मिड PBr 322 इसी में है, प्लाज्मिड RI यानी एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से प्राप्त होता है। फिर अगला है आणविक कैचियां क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। तो देखिए या फिर इससे पूछा जाता है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के DNA को काटता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैची कहा जाता है। इनके द्वारा DNA को विशिष्ट स्थानों से काटा जा सकता है। इसको रासायनिक चाकू भी कहा जाता है, चाहे आणविक कैंची कहो, चाहे रासायनिक चाकू कहो, चाहे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहो। नेक्स्ट प्लाज्मिड क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो जीवाणुओं में उपस्थित वृत्ताकार DNA अणु के अतिरिक्त
उपस्थित डीएनए अणुओं को प्लाज्मिड कहा जाता है। यानी जो जीवाणु होते हैं उनका जो खुद का एक डीएनए होता है, इसके अतिरिक्त एक और डीएनए होता है, उस अतिरिक्त डीएनए को ही प्लाज्मिड कहा जाता है। फिर अगला है जैव एकाधिकार क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयुक्त तकनीक का पंजीकरण जैव एकाधिकार कहलाता है। फिर अगला है बायोपायरेसी क्या है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां व अन्य संगठनों के द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित व्यक्तियों से बिना अनुमति लिए उसके संसाधनों का यूज करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। फिर अगला है बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए क्या कहलाता है। बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए। तो जैव प्रौद्योगिकी में जो चिकित्सीय उपयोग है कई सारे उपयोग हैं, हम आपको बाद में इसको बताएंगे। फिर अगला है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हार्मोन्स का संश्लेषण किया जाता है। 2 उदाहरण दीजिए। तो सोमैटोट्रोफिन, सोमैटोस्टैटिन, इंसुलिन और थाइमोसिन। बीटी क्या है और कैसे निर्मित होता है। बीटी एक प्रकार का जैव विष है जो एक जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएसिस द्वारा बनता है या संश्लेषित किया जाता है। जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग कब और किस पर किया गया था। तो जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। फिर अगला है बायोपायरेसी क्या है। तो कि 2 कंपनियां हैं, ये कंपनी क्या करती है कि इसके उत्पादों को चोरी कर लेती है बिना इसको बताए हुए, तो उसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। यानी कोई 2 देश हैं, एक देश उस देश के दूसरे देश के प्राकृतिक संसाधनों का, जैविक संसाधनों का बिना उसको बताए चोरी कर लेता है, तो इसको ही बायोपायरेसी कहा जाता है। फिर अगला है पेटेंट क्या है। तो बायोपायरेसी को रोकना ही पेटेंट है। यानी यह एक अधिकृत दस्तावेज होता है जो होल्डर को जैविक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार देता है, किसी खोज या बेचने या बताने का अधिकार और दूसरों को ऐसा करने से रोकने का अधिकार। नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कीस्टोन प्रजाति के निष्कासन से रेगिस्तान हरे भरे चारागाह में बदल सकते हैं। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले कंगारू चूहों के निष्कासन से। नेक्स्ट, उस पूर्ण मूल परजीवी का नाम लिखिए जिसका पुष्प संसार में सबसे बड़ा होता है। तो रेफ्लिशिया है, वो 10 किलोग्राम का लगभग होता है। कीस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं। तो वह प्रजातियां जो समुदाय की अन्य जातियों के अस्तित्व को प्रभावित करती हैं, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। ऐसी प्रजातियां जो समुदाय की अन्य जातियों के अस्तित्व को प्रभावित करें, उन्हें ही कीस्टोन प्रजातियां कहा जाता है। 2 कीटभक्षी पादपों के नाम लिखिए। तो ड्रोसेरा, डायोनिया, नेपेंथीज, ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। समिष्टि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक लिखिए। तो जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, उत्प्रवासन, ये समिष्टि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला है लवणोद्भिद कहाँ पाए जाते हैं। इनके 2 मुख्य लक्षण लिखिए। लवणोद्भिद प्राय समुद्र के किनारे दलदल में पाए जाते हैं। ये शुष्कोद्भिद लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। लवणोद्भिद के 2 मुख्य लक्षण, इनमें श्वसन मूल पाई जाती हैं जो श्वसन करवाती हैं। ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं। इनमें जरायु अंकुरण पाया जाता है, यानी जो फल है उसी के अंदर अंकुरण हो जाता है। नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों में बदल जाती हैं। जलोद्भिद में वायु अवकाश अत्यधिक विकसित होते हैं, इनका मुख्य कार्य। तो जलोद्भिद पादपों में वायु तक या एरेनकाइमा सुविकसित होते हैं और इनके मध्य पाए जाने वाले अवकाश सुविकसित होते हैं। ये प्लवन तथा गैसों के विनिमय में सहायता करते हैं। फिर अगला है उस पादप का नाम लिखिए जिसमें ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी श्वसन मूल पाई जाती है। तो राइजोफोरा हो जाएगा। फिर अगला है जरायुजी अंकुरण किस पौधे में पाया जाता है। तो राइजोफोरा में जरायुजी अंकुरण पाया जाता है। फिर अगला है मैनग्रोव पौधों में पित्रस्थ अंकुरण एक विशिष्ट अनुकूलन है। तो देखिए ये वही है जरायुजी वाला। फिर अगला है किन्हीं 2 विनाइट्रिकारी जीवाणुओं के नाम लिखिए। बेसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, ये क्या होते हैं, विनाइट्रिकारी जीवाणु होते हैं। विनाइट्रीकरण वो होता है जब मृदा की जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में फिर से उड़ जाए। फिर किन्हीं 2 बाह्यउष्मी प्राणियों के नाम। मेढक और छिपकली 2 बाह्यउष्मी प्राणी है, एक्टोथर्मल एनिमल होते हैं। फिर अगला है बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखिए। तो जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी पाए जाते हैं जीवमंडल या बायोस्फीयर कहलाता है। निकेत को परिभाषित कीजिए। निकेत क्या है। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीव की कार्यात्मक भूमिका, उसकी
पारिस्थितिक कर्मता कहलाती है या निकेत कहलाता है। WWF तथा IUCN का पूरा नाम लिखिए। तो WWF का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज होता है। फिर अगला है WLPSI तथा MAB का अर्थ क्या है। WLPSI वर्ल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और MAB का मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी होता है। फिर अगला है भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम लिखिए। इसके संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई है। बाघ भारत का राष्ट्रीय जंतु है और टाइगर प्रोजेक्ट इसके लिए परियोजना प्रारंभ की गई है। फिर अगला है भारत में स्थापित पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम तथा मुख्यालय बताइए। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और इसका मुख्यालय नैनीताल के उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। अगला विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जन सामान्य को जागरूक करना है। कौन सा जंतु अत्यधिक शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो गया है। तो चीता। अभयारण्य क्या है या अभयारण्य से आप क्या समझते हैं। तो अभयारण्य में वन्य प्राणियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इनमें वन्य उत्पादों तथा लकड़ी व काष्ठ काटने, निजी भूमि रखने निवासियों को आज्ञा तो होती है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाता है कि मानव के क्रियाकलापों व वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति न हो। भारत में 480 अभयारण्य हैं। अगला है जैव विविधता तथा वन्य जीवों में अंतर लिखिए। तो एडवर्ड विल्सन के अनुसार जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्नता जैव विविधता कहलाती है। यह विविधता आणविक स्तर से प्रारंभ होकर जीन संरचना, जीन पूल, जीवों में विभिन्नता, जैविक संगठन, बायोम स्तर आदि देखी जाती है।